तो राजधानी शिमला के पीटर हॉफ में बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक बीजेपी के हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी भविष्य मंथन कर रही है। इसके चलते बीजेपी की तरफ से 3 दिन मंथन किया जा रहा है। 2 दिन हो चुके हैं और आज आखिरी दिन है। बता दें कि इस मंथन के दूसरे दिन मंत्रियों, विधायकों और साल 2017 के प्रत्याशियों ने 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सौंपा। इसमें अपने अपने हलके की योजनाएं, उनका प्रगति विवरण और कोरोना काल में किए गए कार्य शामिल रहे। प्रभारियों को लिखित रिपोर्ट सौंपी गई। हालांकि कई विधायकों और प्रत्याशियों से ये रिपोर्ट नहीं मिली। उन्हें 20 दिन की मोहलत दी गई है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कड़े लहजे में कई मंत्रियों, विधायकों और प्रत्याशियों को अपनी बातें कहीं। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में डटने के आदेश दिए और विधानसभा चुनाव तक फील्ड में काम कर कड़ी मेहनत करने को कहा। सूत्रों के अनुसार कई विधायकों ने अपने रिपोर्ट कार्ड फंसते देख प्रदेश की अफसरशाही को भी निशाने पर लिया। सूत्रों के मुताबिक ये भी बात सामने आई कि आम चुनाव से पहले एक बार फिर मंत्रियों, विधायकों और प्रत्याशियों से रिपोर्ट कार्ड लिए जा सकते हैं। मौजूदा रिपोर्ट कार्ड पहली परीक्षा की तरह माने जा रहे हैं। अभी कई परीक्षाएं और देनी पड़ सकती है। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी साल 2022 के लिए अब तैयारी कर रही है और अभी से ही मिशन बीजेपी रिपीट 2022 का टारगेट पूरा करने का भी काम कर रही है। तैयारी तो चल रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसमें कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हिमाचल बीजेपी में इन दिनों मंथन चल रहा है और मंथन के दूसरे दिन बीजेपी मुख्य प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि आखिर बीजेपी में क्या मंथन हो रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा बीजेपी में मंथन के दूसरे दिन मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बीजेपी नेताओं में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। जरा सुनिए। पार्टी ने जो पिछले दिनों काम किया है, मुख्यतः कोरोना काल में सेवा ही संगठन अभियान 2 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीब लोगों की मदद करने का, सहायता करने का काम किया है और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे उनकी सेवा करने का काम किया है। इस अभियान की पूरी समीक्षा इस बैठक में की गई और समीक्षा के उपरांत बहुत सी उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने आए हैं। हमारी पार्टी ने जहां इस दौरान 9,500 के लगभग 9,576 घरों में राशन किट पहुंचाई है, वहीं 15,190 घरों को भोजन मुहैया करवाया है। कोरोना संकट काल अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन आगे भी जागरूक किया जाता रहेगा। में निर्णय लिया है कि इस दृष्टि से हम आगे भी कोरोना संकट काल आगे अभी समाप्त नहीं हुआ है, तीसरी लहर की भी संभावना है। इसलिए जनता को जागरूक करने का काम करते रहे। लगातार जनता सावधानियों को बरते, इसके प्रति लोगों को सजग करने में अपना अहम रोल अदा कार्यकर्ता करते रहेंगे। इस मौके पर कांग्रेस काल में लागू हुई इमरजेंसी पर भी रणधीर शर्मा ने बयान दिया और कहा कि 25 जून को बीजेपी की तरफ से काला दिवस मनाया जाएगा। 25 जून जो आप सबको याद है 1975 में 25 जून के दिन इस देश में इमरजेंसी लगी थी और हमारी पार्टी हर साल 25 जून को काला दिवस
के रूप में मनाती है। इस साल भी उस दिन इस दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित हो, इसलिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रवीण शर्मा जी की अध्यक्षता में समिति बनी है। श्रीमती कमलेश जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी समिति के सदस्य रहेंगे, ताकि ये 25 जून को आपातकाल के दिन जो है ये कार्यक्रम संपन्न हो सके। दरअसल राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त समिति का गठन किया गया है और इस समिति में हिमाचल के नेता भी शामिल है, जो कि हिमाचल वासियों के लिए एक गर्व की बात है। ये बात भी रणधीर शर्मा ने कही। हिमाचल के लिए खुशी की बात यह है कि एक राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख हमारे हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी रहेंगे और ये समिति प्रदेश में भी काम करेगी, जो कमलेश कुमारी जी की अध्यक्षता में संजय सूद, उमेश दत्त और सुरेश जी इसके सदस्य रहेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक राष्ट्रीय समिति के भी संयोजक बनाए गए हैं। तो कोरोना हो, वैक्सीनेशन अभियान, महंगाई या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं या लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की बात, हर मुद्दे पर इन दिनों हिमाचल बीजेपी में मंथन चल रहा है। बातचीत चल रही है कि कैसे और सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाए। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी बैठक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। एक बड़ी और अहम जानकारी राजधानी शिमला से सामने आ रही है। हिमाचल बीजेपी में महामंथन का आज आखिरी दिन है। बीते 2 दिनों से लगातार मंथन जारी है। आज आखिरी दिन उपचुनाव, विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर इस बैठक में चर्चा और भी कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्रियों की तरफ से लगातार की जा रही है। बता दें कि बीजेपी ने 1 साल की तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बैठक का आयोजन बीते 2 दिनों से लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आज महामंथन का आखिरी दिन है। विकास शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े। विकास, आज इस बैठक का आखिरी दिन है, अब तक क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक में? विकास, देखिए, सबसे पहले तो यही है कि ये बैठक इसलिए हो रही है ताकि बीजेपी अपनी अंतर कलह से बचे और आपस में जो है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हाल ही में अब जिस तरह से सीटें खाली हुई हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 2 उपचुनाव जो है वो यहाँ पर होने हैं। इसके अलावा जो लोकसभा का चुनाव है संसदीय क्षेत्र वो वहां पर होना है। तो ऐसे में अब बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने भी, और कहीं ना कहीं अब किस तरह से अपने किले को मजबूत यहाँ पर करना है, इसको लेकर महामंथन यहाँ राज्य अतिथि हॉफ में शिमला में हो रहा है। इसी बीच अनुराग ठाकुर जो है वो अब दिल्ली लौट चुके हैं और इसके अलावा जो सौदान सिंह है जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के प्रभारी हैं, वैसे में वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके आने के बाद लगातार हलचल जो है वो तेज होती नजर आई। मंत्री या उपाध्यक्ष या विधायक, तमाम तरह के लोग जो है वो अलग अलग चर्चा जो है वो उनसे नजर आए। वही जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना वो यहाँ पर मौजूद हैं, संजय टंडन जो सह प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो सुरेश कश्यप वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम लोगों के साथ चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार किस तरह से अंतरकलह को खत्म किया जाए, क्योंकि जो नाराजगी की है वो बिल्कुल ऐसे में ये कहा जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं जो मंत्री हैं हाल फिलहाल में जयराम सरकार के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ भी बहुत शिकायतें जो है वो लगातार सामने आ रही है। चर्चा के दौरान ये माना गया और ये पाया गया कि विधायक जो अपनी रिपोर्ट कार्ड की बात यहाँ पर कर रहे थे, लगातार रिपोर्ट कार्ड जो है वो दिया जाना है और आज अगर रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर लिया जाता है उनसे तो आगे हाईकमान जो है उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तमाम ये चीजें हैं और यही सब कुछ जुटाया गया है। अब यही है कि बीजेपी के आने वाले दिनों में जो अब तैयारी है उसको लेकर जो है वो ऐलान करना शुरू कर दिया। रणधीर शर्मा को आपने सुना, रणधीर शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि 21 जून से और आने वाले दिनों तक, जुलाई तक जो है वो इसी कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश में भाजपा यहाँ विकास, अगर बात करें साल 2017 में जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया, आखिर क्या इसकी वजह हो सकती है? विकास, देखिए, बिल्कुल ये कहा गया कि बूथ स्तर पर जो है, क्योंकि कहा गया कि जो मतदान केंद्र है उसके स्तर पर जो है तैयारियां बीजेपी करती है। इसी दौरान ये बिल्कुल देखा गया कि विधायकों फीडबैक लिया ही गया, लेकिन दो ऐसे प्रत्याशी जो हिमाचल में अब विधानसभा के समय में जो हार गए थे या प्रत्याशी थे या फिर जो संभावित प्रत्याशी
राशि थे, ऐसे तमाम लोगों को जो है वो यहाँ पर बुलाया गया था और पार्टी अंदर खाते में लगातार बैठे यहाँ पर कर रही है। अध्यक्ष जो है वो लगातार पहले से करते हैं, लेकिन उनसे बात मुझ में नहीं। अब जो हिमाचल के जो प्रभारी हैं अविनाश वो भी लगातार बैठ करते रहे, चाहे वर्चुअल माध्यम से ही करते रहे। इसके बाद जिस तरह से सौदान सिंह का यहाँ पर पहुंचना और मंत्रणा करना, प्रेम कुमार धूमल जो है उनसे बात की गई है कि आखिरकार किस तरह से किले को मजबूत यहाँ पर किया जाए ताकि आने वाले दिनों में जो उपचुनाव है उसकी पूरी तैयारी हो, साथ ही जो 2022 का लक्ष्य है, क्योंकि चुनाव जो है वो जीतना है, सरकार को रिपीट यहाँ पर करना है, दावा इसी चीज का यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जी विकास, क्योंकि अंतर कलह की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी में देखने को मिली और ऐसे में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को भी जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बना दे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हलचल बीजेपी में देखने को मिल सकती है। विकास, बिल्कुल, देखिए आपको मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं, ये बड़े लंबे से समय से चर्चा थी, जब से मंडी संसदीय सीट जो है वो खाली हुई थी तब से चर्चा थी कि महेंद्र सिंह ठाकुर जो है वो उनको यहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन अब अटकलों पर विराम लग चुका है। महेंद्र सिंह को जो है वो अब चुनाव का प्रभारी यहाँ पर लगाया गया, यानी कि मंडी में जो चुनाव होना है सांसद का उसके लिए उनको प्रभार यहाँ पर सौंपा गया है। यही नहीं, जो राजीव बिंदल काफी लंबे अरसे से पार्टी से नदारद दिख रहे थे, पार्टी के किसी बड़े कार्यक्रम में उनको नहीं देखा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अंदर खाते में कुछ चल रहा है जिससे नाराजगी उनकी है, लेकिन उनको भी स्वास्थ्य सेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनको समिति का इंचार्ज यहाँ पर बनाया गया है। यही नहीं, जुब्बल कोटखाई के लिए सुरेश भारद्वाज को जो है यहाँ पर प्रभार सौंपा गया है और फतेहपुर के लिए विक्रम सिंह ठाकुर हैं जो कि अभी मंत्री हैं, परिवहन मंत्री भी हैं और उद्योग मंत्री भी हैं, ऐसे में उनको जो है वो यहाँ पर प्रभार जो है वो यहाँ पर सौंपा गया है। कुल मिलाकर इस समय हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश जो है वो आला हाईकमान की तरफ से आदेश है वो किया जा रहा है, लेकिन अब देखना यही होगा कि जो अंतरकलह जिसकी बात लगातार सामने आती रही है, चाहे वो नेताओं के खिलाफ चिट्ठी बम हो, ये कहा गया कि पत्र बम जो है वो लगातार सामने आते रहे हैं, इस चीज की भी खोजबीन यहाँ पर की गई और चर्चा होना बिल्कुल लाजमी है कि आखिरकार किस तरह से राजनेताओं को मजबूती यहाँ पर करनी होगी, विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से मजबूत करना होगा, उसके लिए रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। कार्यक्रम किस तरह से रहने वाले हैं, तफसील से सारी जानकारी जो है रणधीर शर्मा पिछले कल भी देते रहे, उससे पहले भी उन्होंने दी है और आज भी इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि 3 बजे के बाद वो आज सबसे जो है वो साझा करेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही है। लेकिन आज की मीटिंग बहुत अहम है, सौदान सिंह की अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है और सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेम कुमार धूमल जो है वो हमीरपुर के लिए यहाँ से निकल चुके हैं, इसी बीच अनुराग ठाकुर जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन बाकी तमाम नेता यहीं पर मौजूद हैं और आज जो 7 मोर्चे बीजेपी के हैं उन सभी के साथ बैठकें होंगी, प्रकोष्ठों के जो प्रतिनिधि हैं या जो पदाधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर बैठक होगी और बैठक में आगामी आने वाले दिनों में क्या किस तरह से काम जो है वो किया जाना है, सेवा ही संगठन भाग 2 की समीक्षा के बाद ये निर्णय यहाँ पर लिया गया कि इसी दौरान कोरोना काल में जो लोग हैं उनको जो मदद यहाँ पर बीजेपी जो है वो करेगी। जी विकास, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत कुछ निकल कर आएगा आज की इस बैठक से। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड पर अपनी नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल पथ परिवहन निगम की तरफ से बुधवार को 83 अतिरिक्त रूटों पर बस सेवा प्रदान की गई है। रूटों पर सवारियों की संख्या बढ़ने और जनता की डिमांड पर निगम प्रबंधन ने बसों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। निगम प्रबंधन का दावा है कि प्रदेश में जनता का बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए अधिकतर रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। बुधवार को निगम प्रबंधन द्वारा प्रदेश के 1611 रूटों पर बस सेवा शुरू कर दी गई थी। इसमें निगम प्रबंधन की तरफ से 290 लॉन्ग रूट और 1321 लोकल रूटों पर जनता को परिवहन सेवा प्रदान की गई थी। एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं हर रूट की जानकारी। हमीरपुर जिले के भोरंज गांव के सेव गांव की महिला ने सेब के पौधे लगाकर एक नई मिसाल पेश की। आप ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर जिले के भोरंज गांव के सेव गांव की महिला ने सेब के पौधे लगाकर एक नई मिसाल पेश की। आप ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर जिले के भोरंज उपमंडल के गांव सेवू के एक परिवार ने 3 तरह की वैरायटी के सेब का उत्पादन करके मिसाल कायम की है और अपनी जमीन पर तैयार किए सेबों से लाखों रुपए का उत्पादन भी कर रहे हैं।
शौकिया तौर पर शुरू किए गए व्यवसाय से आज एक सीजन में 300 से ज्यादा सेब के पौधों से मुनाफा कमा रहे हैं। जी हां, हमीरपुर जिले में इस परिवार ने सेब के सबसे ज्यादा पौधों का बगीचा लगाने में भी नाम कमाया। वहीं सेब उत्पादन की बात करें तो 2015 से शुरू हुए कारोबार में बीते साल भी सेब की फसल से 2 से 3 लाख रुपए कमाए और इस साल भी 20 क्विंटल सेब का उत्पादन होने की उम्मीदें हैं। काफी देखभाल करनी पड़ती है, खाद गोबर बोल का लेना पड़ा, फिर सारा बच्चे भी लेबर भी सबने इकट्ठा मिल करके काम किया हमने। फिर पाँच साल बाद फल देने लग गए। 5 साल के बाद फिर अब फल दे ही रहे हैं अच्छी तरह से, पर इसकी देखभाल बड़ी करनी पड़ती है। अगर बरसात के दिनों में इसके दीमक वाली दवाई डालनी पड़ती है, नहीं तो ये इनकी जड़ों को काट के पौधा खड़ा ही सूख जाता है। फिर तो सुना आपने, संतोष कुमारी ने बताया कि 5 साल के बाद सेब के पौधों ने फल देना शुरू कर दिया था और अब अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो वहीं संतोष कुमारी के बेटे कमलजीत ने बताया कि पिछले साल भी बागवानी से 2 से 3 लाख की आय अर्जित की गई है। 14 क्विंटल सेब था जो अच्छा क्वालिटी का गया और उसमें वेस्टेज इंक्लूड करके मतलब 18 to 20 हो गया था। वही है, मतलब लाख 1.5 लाख 2 लाख तक का चला जाता है सारा मिला के। मतलब घर से भी ले जाते हैं, मंडी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुछ लोग स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट भी देते हैं अपनी। सो मतलब चीज़ जो है बढ़ ही रही है। मतलब जिस हिसाब वही होता है ना कि डे टू डे लाइफस्टाइल जब आप स्पेंड करते हैं किसी चीज़ के साथ, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज आ जाता है, तो आप चीज़ और बेटर करते हो। तो इस बागवानी से संतोष कुमारी ने तो मिसाल पेश की है। आप भी इसी तरह से कुछ अलग करके अपने सूबे, अपने जिले या फिर पूरे प्रदेश में मिसाल पेश कर सकते हैं। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट। तो पांवटा साहिब में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां उफान पर है। इसके अलावा कई जगहों पर पानी भर जाने से कई इलाकों में सड़क का संपर्क भी टूट चुका है, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया, जिसके चलते घर में रखा सामान तहस नहस हो चुका है। वहीं इस मामले को लेकर लोग पंचायत प्रधान से लेकर प्रशासन तक के कई बार दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन लोगों को केवल आश्वासन देकर ही आश्वासन की पोटली थमा दी गई। बिलासपुर के घुमारवी से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर और जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल घुमारवी के कपाहड़ा गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रोज डर के साए में जीने को मजबूर है। बता दें कि मकान की हालत जर्जर है। मकान की हालत इतनी खराब है कि इसकी छत कभी भी गिर सकती है। बुजुर्ग का कहना है कि बारिश के चलते पानी मकान के अंदर तक आ जाता है, जिसके कारण उन्हें मकान के बाहर रहना पड़ता है। बुजुर्गों की आय इतनी भी नहीं है कि मकान की मरम्मत करवाई जा सके। हालांकि इस बारे में बुजुर्ग कई बार पंचायत और प्रशासन से मकान की मरम्मत करवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। कपाड़ा महंत राम जी के घर का मामला ध्यान में आ गया है और जल्द ही मौके का जायजा लिया जाएगा और प्रशासन द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।